हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। सो डीआरडीओ हैज रिलीज नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट बी। अब ये जो रिक्रूटमेंट निकाला है इसमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं, लाइक टोटल 630 वैकेंसीज हैं। अगेन 579 वैकेंसीज आर इन डीआरडीओ, 8 वैकेंसीज आर इन डीएसटी, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड 43 वैकेंसीज आर इन एडीए, दैट इज एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। अब इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे व्हाट इज एलिजिबल क्राइटेरिया, व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, लाइक दिस थिंग्स, सब कुछ हम लोग समझने वाले हैं इसमें। ठीक है, देखो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपको क्या करना है, ऑनलाइन भरना है, जो कि अभी लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। अगर जब लिंक एक्टिवेट हो जाएगा साइट पे तो उसके 21 दिन बाद तक, मतलब 21 दिन का आपके पास टाइम है, उसके बाद लिंक विल एक्सपायर। तो विद इन 21 डेज आपको भरना पड़ेगा। कब से? जब लिंक इनका एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप फॉर दैट यू हैव टू कंटिन्यूअसली विजिट डीआरडीओ साइट। डीआरडीओ में एक आरएसी करके साइट है, ठीक है, आरएसी रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर, आरएसी, उसको आपको विजिट करना है। अब देखिए, साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए इंजीनियर्स एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएट इन साइंस आर एलिजिबल। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो फाइनल ईयर में है दोज कैन ऑल्सो फिल दिस फॉर्म। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 चीज़ें हैं, जैसे डीआरडीओ की जॉब है, डीएसटी की जॉब है और एडीए की जॉब है। इसमें तीनों में आपका बेसिक पे जो होगा वो 56,100, मतलब 7th सीपीसी पे मैट्रिक्स पे आप रखे जाओगे, 56,100 बेसिक पे होगा। और साथ में टोटल सब कुछ जोड़ के आपको 88,000 पर मंथ जो है के हिसाब से आपको सैलरी लगभग इन हैंड आएगी। ठीक है, अभी देखिए क्या है, आप अगर डीआरडीओ में ज्वाइन करेंगे ओनली देन यू विल बी कंसीडर्ड एज गेजेटेड ऑफिसर। बाकी इन दोनों में आप गेजेटेड ऑफिसर नहीं होंगे। ठीक है, आप साइंटिस्ट भी होंगे, बट अगर आप डीआरडीओ में हैं तभी आप गेजेटेड ऑफिसर माने जाएंगे। अब हम बात करते हैं आगे वैकेंसीज की। देखिए वैकेंसीज में क्या है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2 में समझ लेते हैं। देखिए पार्ट 1 का मतलब क्या हो गया, ये जो पार्ट 1 जो टेबल बना है पार्ट 1, इसका मतलब ये है कि आपको क्या गेट साथ साथ में रिटन एग्जाम भी क्वालिफाई करना है। मतलब मैं अगर ब्रीफली बोलूँ तो 3 स्टेजेज हैं। पहले यू विल बी क्वालिफाइड ऑन द बिहाफ ऑफ गेट स्कोर, देन उसके बाद में क्या होगा, आपका रिटन एग्जाम होगा, देन उसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू होगा। अब कितना वेटेज होगा, क्या वेटेज होगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी इस टेबल में हम लोग ये समझ लेते हैं कितनी कितनी वैकेंसी। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डीआरडीओ में टोटल 135 प्लस 8 जो वैकेंसीज हैं, ये क्या है, बैकलॉग, मतलब लास्ट रिक्रूटमेंट जो किया होगा उसमें बच गई, एलिजिबल कैंडिडेट्स उन्हें नहीं मिले, तो वो यहाँ पे इन्हें सेट करी है 8 वैकेंसीज टोटल। अब ये कैटेगरी वाइज है, वो आप देख सकते हो कितनी कितनी है। ऐसे ही एडीए में 12 है, डीएसटी में 2 है। अब देखो इसमें क्या है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है सबके लिए लगभग सेम है इंजीनियरिंग के लिए। उसमें क्या है, आपको बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, मतलब 4 साल की बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। ठीक है, उसके साथ साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, यू शुड हैव अ वैलिड गेट स्कोर इन ईसी पेपर कोड, ये ध्यान देना है। ईसी पेपर कोड के में आपका गेट स्कोर होना चाहिए। और अगर आपका ये नहीं है और यू आर द स्टूडेंट ऑफ आईआईटी और एनआईटी, देन आपने क्या, यू शुड हैव स्कोर्ड 80% ऑफ एग्रीगेट मार्क्स इन योर डिग्री। अगर आपका 80% है देन आपको गेट स्कोर लगाने की जरूरत नहीं है, यू विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बिहाफ ऑफ योर डिग्री मार्क्स। ठीक है, अब ये ईसी, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में इतनी सारी ब्रांचेस के एलिजिबल हैं, लेकिन ध्यान देना आपका गेट स्कोर ईसी पेपर गेट कोड से ही होना चाहिए। आई थिंक बात समझे होगे। अगेन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हम बात करें तो क्या 132 प्लस 12 ये जोड़ लो आप। बाकी एडीए में 17 है, डीएसटी में 1 है वैकेंसी। क्वालिफिकेशन के नाम पे वही सेम चीज़ है, गेट स्कोर एंड 80% इफ़ यू आर फ्रॉम आईआईटी और एन एनआईटी। ठीक है, इसमें क्या 3 ब्रांचेस के भर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। देखो मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग जो है बहुत सारे पीएसयूज एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो बहुत ही कम है जो जहाँ पे आपको मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग जो एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगेन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें भी सेम चीज़ सिनेरियो है, इतने सारे ब्रांचेस के एलिजिबल हैं, बट आपके पास पेपर कोड सीएस से आपने गेट दिया होना चाहिए। ठीक है, अब ये 3 चीज़ें हैं, 3 ब्रांचेस वाले, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये 3 ब्रांचेस के लिए क्या है, आपको गेट स्कोर प्लस रिटन टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू, देन फाइनल आपका सिलेक्शन।
लेकिन अभी जो बात कर रहा हूं टेबल 2, अभी जो बात करेंगे हम पार्ट 2 में, इसमें क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका यू विल बी क्वालिफाइड ऑन द बिहाफ ऑफ गेट स्कोर ओनली। गेट स्कोर में क्वालिफाई हो गए, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, देन यू विल बी सेलेक्टेड, दैट्स इट। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, 25 + 5 डीआरडीओ में है, एडीए में 2 हैं, डीएसटी में 1 है, ठीक है। इसमें क्या है, वही बीटेक की डिग्री आपके पास होना चाहिए, साथ साथ में क्या आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए बाय द पेपर कोड ऑफ EE, और इतने सारे इंजीनियरिंग अलाउड हैं इन EE, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास इन सारी ब्रांचेस से किसी एक में भी आपके पास डिग्री है, देन यू आर अलाउड, बट पेपर कोड EE से आपका गेट स्कोर होना चाहिए। आई थिंक बात समझोगे, ठीक है। अगेन जहां भी फिजिक्स आती है, तो फिजिक्स में क्या आपको फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स, मतलब ये उन लोगों के लिए होगी जो साइंस स्ट्रीम से जा रहे हैं, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, देन केमिकल इंजीनियरिंग इज अ इंजीनियरिंग, तो आपके पास क्या हो जाए, एटलीस्ट इसमें बीटेक की डिग्री होनी चाहिए और साथ साथ में गेट स्कोर, और इतनी सारी ब्रांचेस वाले एलिजिबल है, ठीक है। आई थिंक समझोगे आप, ये आगे चल के वही है। मैथ्स में क्या आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, मतलब मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, मटेरियल साइंस, ठीक, आप देख सकते हो जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है आपका, ठीक है। टोटल वैकेंसीज आप देखोगे तो आपके पास 630 वैकेंसीज आएगा। अब देखो इसमें यह है कि कैंडिडेट हु डू नॉट हैव फर्स्ट क्लास डिवीजन इन इक्विवेलेंट डिग्री, मतलब ये कंडीशन ये है कि सारी की सारी में पहले लिखा हुआ फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री, लेकिन अगर जिसके पास फर्स्ट क्लास नहीं है, मतलब यू कुड नॉट स्कोर 60% और फर्स्ट क्लास रेनोट डिग्री, देन आप सिर्फ और सिर्फ डीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, मीन्स यू आर नॉट एलिजिबल फॉर डीआरडीओ एंड एडीए, ठीक है, ओके। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो शॉर्ट लिस्टिंग है, पार्ट 1 पार्ट 2 आ गया होगा समझ में। गेट पार्ट 1 का जो है, पहले हमने बात की 3 ब्रांचेस के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल एंड सीएस के लिए, उनके लिए क्या था, गेट प्लस रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू, ठीक है। अगेन लेकिन अगर पीडब्ल्यूडी इन दीज कैटेगरी, ये कैटेगरी में अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, देन आपके लिए क्या है कि आप पार्ट 1 में हो या पार्ट 2 में हो, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ गेट स्कोर प्लस उसके बाद इंटरव्यू, देयर इज नो रिटन टेस्ट फॉर यू, ठीक है, ओके, बात समझे आप। अब आगे बात करते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एज लिमिट की। देखिए एज लिमिट क्या होगा, जिस डेट को एडवर्टाइजमेंट ये क्लोज होगा, ठीक है, उस डेट तक आपकी एज जो है काउंट होगी, और उस एज तक आपकी मैक्सिमम एज, अगर आप जनरल के हैं देन 28 साल, डीआरडीओ में, डीएसटी में 35 साल, एडीए में 30 साल। अगेन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से ओबीसी में 3 साल आपको रिलीफ मिलेगा, ओनली इफ यू आर इन एनसीएल। ऐसे एससी एसटी में क्या है 5 साल का मिलेगा कंपेयर टू जो है जनरल कैटेगरी, ठीक। पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल मिलता है एज यूजुअल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी जो है, जनरल, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ओबीसी मेल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल नॉन ट्रांसफरेबल एप्लीकेशन फ़ी ऑफ 1000 रुपीज़, ठीक है। एंड कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड वुमेन कैंडिडेट। अब बात करते हैं हम शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारे लोग डाउट हो सकते हैं। देखिए अभी हम बात करते हैं पार्ट 1 की, जो 3 ब्रांचेस थी। 3 ब्रांचेस में 2 कैटेगरी आ गई, मतलब या एक तो आप जो है नॉन आईआईटीएन और एनआईटीएन हो, देन आपके पास क्या होगा, देखो उसमें आपके पास क्या होगा कि आपको गेट के बिहाफ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, गेट स्कोर के बिहाफ पे, और किस रेशियो में 1:25, मतलब एक सीट के अगेंस्ट 25 बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेंगे ऑन द बेस्ड ऑन गेट स्कोर ओनली। तो मतलब गेट में काफ़ी लो रैंक वाले भी जो है सेलेक्ट होने के चांसेस हैं, ठीक है। अगेन देन यू विल बी कॉल्ड फॉर द रिटन टेस्ट, उसकी बात आगे करेंगे, उसमें क्या होगा फिर। अगेन अगर आईआईटी और एनआईटी से है तो क्या होगा, 80% आपके एग्रीगेट मार्क्स हैं, देन यू विल बी कॉल्ड फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। गेट के बाद आपका क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में क्या होगा, उसके बाद 1:5 के रेशियो में यू विल बी सेलेक्टेड और यू विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में क्या होगा कि लाइक एक पोस्ट में 5 बच्चे रखे जाएंगे, ठीक है। देन इंटरव्यू के बाद में फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन से पहले क्या होता है, पीएमई एग्जाम होता है, बाद में बताऊंगा मैं। अगेन अगर पार्ट 2 के हैं तो आपका गेट स्कोर के बिहाफ पे यू विल बी शॉर्ट लिस्टेड एंड देन यू विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू इन द रेशियो ऑफ 1:5। डिटेल्स ऑफ रिटन एग्जाम, देखिए रिटन एग्जामिनेशन 2 पेपर होंगे इसमें 300 मार्क्स के, ठीक है, जो कि क्या होगा लाइक जो सिलेबस होगा वो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का जो मेंस का सिलेबस होता है वही सिलेबस आएगा, ठीक है। पेपर फॉर्मेट में होगा, कोई ऑनलाइन नहीं है, पेपर बेस्ड फॉर्मेट रहेगा,
ठीक है। और इनका जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर, कोलकाता एंड पुणे। हाउएवर इन्होंने लिखा है कि अगर कंडीशन ऐसी होती कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का फॉर्म आया तो ये लोग क्या कर सकते हैं, सेंटर्स को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इतने ही जो है इनके एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। रिटन एग्जामिनेशन की डेट जो 16 अक्टूबर होने वाली है। रिटन एग्जामिनेशन में बता रहा हूँ इनका क्या होगा, एक क्लास होता है, लाइक लेवल अच्छा होता है बहुत, तो उसके लिए आप समझ सकते हो लाइक गेट के लेवल का ही एग्ज़ाम होता है, तो उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको रिटन एग्ज़ाम के लिए। खैर सफिशिएंट टाइम है अभी से तो। और नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस की हमने बात कर ली। गेट स्कोर होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, और पार्ट 2 के लिए रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, आपको इनकी साइट पे पूरा का पूरा जो है फॉर्मेट मिल जाएगा, ओके। फाइनल रिजल्ट जो होगा मेड अवेलेबल एट द RAC वेबसाइट, ठीक है, ओके। अगेन सिलेक्शन क्राइटेरिया, हाँ अब इसमें वेटेज कितना कितना। अब देखिए गेट जो है सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, मतलब गेट स्कोर का कोई भी परसेंटेज आपका फाइनल जो लिस्ट बनेगी उसमें काउंट नहीं किया जाएगा, मतलब ओनली फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद में आपका जो रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम का 80% वेटेज लिया जाएगा और 20% आपका इंटरव्यू का होगा। अगेन जो पार्ट 2 में आ रहा है, मतलब जिनका क्या है कि लाइक जिनका रिटन एग्जाम होगा ही नहीं, उनका क्या होगा 80% गेट स्कोर है और 20% इंटरव्यू है, ठीक है। आई थिंक आप समझे होगे। और PWD जो कैंडिडेट्स हैं जिनकी 13 वैकेंसी थी, उनका क्या, उनका भी 80% गेट देन 20% वेटेज ऑफ पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। अब देखो ओनली दोज कैंडिडेट सिक्योरिंग क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ 70%, मिनिमम 70% आपको जो है क्वालिफाइंग मार्क्स सिक्योर करने हैं अगर आप जनरल के हैं, और 60% अगर आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, OBC, SC, ST, PWD कैटेगरी के हैं तो ओनली देन यू विल बी कॉल्ड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। अगेन एक और चीज़ ये है कि भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स हैं उनका क्या होगा, एडमिट कार्ड हो गया फॉर द रिटन एग्जामिनेशन और कहते हैं कॉल लेटर फॉर द इंटरव्यू, वो आपको क्या ऑनलाइन ही इनकी साइट पे मिलेगा, कोई भी कोरियर के थ्रू नहीं भेजा जाएगा। लेकिन हाँ आपको मैसेज पे इंटीमेशन दिया जाएगा, SMS आएगा जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, ठीक है। आई थिंक जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी हमारी होगी डिस्कस। कोई भी क्वेरी है, आपका जेन्युइन क्वेरी है तो आप ये इन्होंने मेल दिए हैं यहाँ पे आप कर सकते हैं, ये वाला मेल है और एक ये मेल है, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरे 1-2 फ्रेंड हैं जो DRDO में हैं, वर्क कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि सैलरी इसमें कम है, बट एक लॉन्ग टर्म आपका जो करियर है वो एक अच्छा रहता है यहाँ पे, क्योंकि आपका क्या है कि ग्रोथ का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन एक थोड़ा नेगेटिव चीज़ ये होती है कि किसी को क्या होता है, एक ऐसा है कि चलो गेट कर लिया, अब मुझे क्या करना है, पढ़ाई नहीं करनी है, बस मेरे को एग्ज़ाम दे दिया, मुझे जॉब मिले, आई वांट टू एंजॉय द लाइफ, मैं पढ़ाई नहीं करना चाह रहा, ठीक है। तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप DRDO में चले गए तो आपको क्या हायर स्टडीज़ नहीं की आपने, या कुछ अपना में कुछ स्किल को डेवलप नहीं किया, तो फिर आपका सर्वाइवल नहीं है, या सर्वाइवल है तो बस एज अ नॉर्मल पर्सन वहाँ पे आप जो है अपनी ज़िंदगी काट दोगे। वहाँ जा रहे हो तो मतलब क्या आपको हायर स्टडीज़ वहाँ से करनी है, फिर अपने आप को ग्रूम करना है उस चीज़ों के लिए, टेक्निकली साउंड होना है। तो लाइक आप समझ सकते हो ये जो DRDO की जर्नी है उस वहाँ पे एक लर्निंग फेज ही है वो भी। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।